जय हिंद बच्चों। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसी के साथ नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो ये यूनिट है हमारी ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने लिक्विड अमोनिया पूरा पढ़ लिया था। आज हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। रिएक्शंस मैंने आपको कहा था मैं 2-3 रिएक्शन कराऊंगा। बाकी बहुत सारे रिएक्शन गिवन है किताब में आपकी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज़ अ नॉन प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। SO2 है ना, तो आपको प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सो एप्रोटिक है या नॉन प्रोटोनिक बोल सकते हैं। और लिक्विड रेंज देखिए -10 डिग्री से -75.5 डिग्री तक है। सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है इस रेंज के बीच में। लिक्विड रहेगा ये इस रेंज के बीच में। प्यूरीफाई कर सकते हैं इसको पास कर दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसमें अगर SO3 रहेगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ। P2O5 से अब आप पास करेंगे तो पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको प्यूरीफाई किया जा सकता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इसकी कम है, 15.6 ही है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आयनिक सब्सटेंसेस को ये अच्छे से सोल्यूबलाइज मतलब घोल नहीं पाएगा, अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर तो आप निकाल सकते हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा बता रखा है, वेस्पर थ्योरी पूरी करा रखी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सब कर रखे हैं आपने। तो आई होप आप ट्रिक भी बता रखी है आपको। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से या स्टडी से हमारे पास ये आता है, ठीक है। और जो हमने हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो सारी ट्रिक्स वगैरह की थी, ठीक है, उनके बेसिस पे आप देखेंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक बार ऐसे बना दीजिए। देखिए इसमें सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए कि नहीं, 1 2, एक यहाँ पे लगा दीजिए और एक ये लोन पेयर। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप इस तरफ कर दीजिए ये। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसको रब कर दो। तीसरा आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस टाइप हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 120 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। 119.5 डिग्री है इन एक्चुअल, तो याद रख सकते हैं आप। सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आप याद रख लेना जितने भी हों, ठीक है, जितने आपसे हो सके। देखिए आयोडाइड्स थायोसाइनेट्स घुल जाते हैं। एल्केलाई मेटल हैलाइड्स हैं जैसे NaCl NaBr है ना, इस तरह से। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल दिखाई देता है, वो है Mi, ठीक है। यानी कि Na और NaCl का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो Na ज़्यादा सोल्यूबल दिखाई देगा, क्योंकि आयनिक करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो कम घुलेगा। इसमें आपको बताया था पीछे मैंने। यूनी नेगेटिव पॉली एटॉमिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए यूनी नेगेटिव एक ही नेगेटिव है और या 2 नेगेटिव भी आ रहे हैं, ठीक है। पॉली एटॉमिक बहुत सारे एटम्स, जैसे यहाँ पर हैं Cl है, O4 है, N है, O3 है, बोरोन है, फ्लोराइड 4 हैं। तो पॉली एटॉमिक स्पीसीज है ये, ठीक है। 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव के साथ है, ये ज़्यादा सोल्यूबल है। और देखो मल्टी नेगेटिव एनायंस के जो साल्ट हैं SO4 2-, SO3 2-, ठीक है, ऐसे एनायन जिनके ऊपर मल्टी नेगेटिव चार्ज है, आप ध्यान में थोड़ा इनको रख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न थोड़ा हो सकता है। तो ये इनसोल्यूबल होते हैं इसमें। मैनी अमोनियम थैलियम मर्क्यूरिक साल्ट्स आर सोल्यूबल। तो इसमें आप दूसरा तीसरा पॉइंट याद रख सकते हैं और चौथा पॉइंट याद रख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक हैलोजेंस, इंटर हैलोजेंस, फॉस्फोरस हैलाइड्स, ऑक्सी हैलाइड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, SOCl2POCl3 एंड हैलाइड्स लाइक दिस CCl4 SiCl4 सोल्यूबल इन इट, ये सोल्यूबल हैं, ओके। मेटल्स आर नॉट सोल्यूबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स जिनमें पाई बॉन्ड बनता है हैव वेरी हाई सोल्यूबिलिटी देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स ज़्यादा सोल्यूबल हैं, ठीक है। बात वही है कि आयनिक सब्सटेंसेस थोड़े कम सोल्यूबल हैं, इसलिए देखिए एरोमेटिक वाले घुल रहे हैं इसके अंदर, एल्कीन्स घुल रहे हैं, पाई बॉन्ड होना चाहिए लेकिन। और पिरिडीन, क्विनोलिन, ईथर, हेलोजन डेरिवेटिव्स ये भी सोल्यूबल हैं। एसिड क्लोराइड सोल्यूबल है। जो सोलवेट बना सकते हैं, सोलवेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं,
लिक्विड SO2 के साथ जो सोलवेट बना सकते हैं इस तरह का कंपाउंड Ki.4SO2 KSCnSO2, ठीक है, ये भी सोल्यूबल रहेंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। अब देखिए रिएक्शंस जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, मैंने आपको कहा था आपको बुक इसके लिए रेफ़र करनी पड़ेगी, बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है, कुछ कुछ मैं कराऊंगा। अब देखिए जो पहला है ये वाला, ये तो आपका बेसिक रिएक्शन है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ SO2 है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको कि SO2 दो हैं हमारे पास, जब ये टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, SO2 प्लस बनाएंगे प्लस SO3 -2 बनाएंगे। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। इसके बेस पे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये याद रख लिया। तो इसमें कैटायन करेक्टरिस्टिक SO2 प्लस है, अगर कोई सीधा ये लेक्चर देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैटायन करेक्टरिस्टिक के बारे में पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, देखिएगा उसको। ये है अपना एनायन करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल आपको दे दिया क्वेश्चन पेपर में, आपसे पूछा SOCl2 बताओ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या बनाएगा और ये किस तरह से बिहेवियर दिखाएगा, क्या एसिड है कि बेस है। आपने इसको तोड़ा SO2 प्लस और 2Cl माइनस में, SO2 प्लस और SO2 प्लस कॉमन है ना, तो कैटायन करेक्टरिस्टिक दे रहा है, इट मीन्स इट इज एक्टिंग एज एसिड। SOCl2 एसिड का काम करेगा, ठीक है, बता रखा है आपको, समझा रखा है डिटेल में कि क्यों ऐसा होगा, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। आगे देखिए Na2SO3 पूछ लिया आपसे, मैंने दो एग्जांपल ले लिया आपके सामने, ये टूटेगा Na प्लस में और SO3 2 माइनस में। अब ये नेगेटिव वाला आयन कॉमन मिल रहा है इस बेसिक रिएक्शन के साथ हमारे, तो अब हम बोलेंगे कि एनायन करेक्टरिस्टिक दे रहा है ये, सो इट इज एक्टिंग एज बेस, Na2SO3 इज एक्टिंग एज बेस। चलिए अगला है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एक आप एसिड ले लो, SO2 प्लस देगा ना ये, तो एसिड है, ये SO3 -2 देगा तो बेस है, तो ये बेस है, ये एसिड है, तो इनका आपस में रिएक्शन करा दीजिए। ये पॉजिटिव पार्ट सीजियम प्लस है, नेगेटिव पार्ट जो है Cl है, तो सीजियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ से SO और SO3 मिल करके SO2 बना देंगे, ठीक है ना। अरे देखो HCl प्लस NaOH, सिंपल सा रिएक्शन सभी को पता है, एक साल्ट बनता और एक सॉल्वेंट पानी, सॉल्वेंट SO2 था हमारा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इसमें यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो सिल्वर एसिटेट लिया, थायोनिल क्लोराइड लिया, SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डाला, तो हमारे पास AgCl, यहाँ से देखिए Ag पॉजिटिव पार्ट है, Cl माइनस पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, इसके प्रेसिपिटेट बनते हुए नजर आएंगे, वाइट कलर के ट्यूब के नीचे बैठ जाएंगे जब इनका रिएक्शन कराएंगे, और जो बाकी बच गया उसको जोड़ दीजिए, SO बच गया और 2 CH3CO बच गए, जोड़ दीजिए इनको, ठीक है, बहुत ईजी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, Ki है पोटेशियम आयोडाइड, उसमें आयोडीन डाल दिया लिक्विड SO2 में, तो Ki3 बन गया, HgI2 Ki लिक्विड SO2 K2HgI4 बन गया। बताइएगा इसका कमेंट में कि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका नाम क्या है एक, ठीक है। चलिए रिडॉक्स रिएक्शंस, KiSbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया पोटेशियम आयोडाइड का लिक्विड SO2 में, तो बनने वाली चीज़ क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है K3SbCl6, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। 3K यहाँ से, फिर Sb यहाँ से, Cl6 होगा, बाकी SbCl3 और आयोडीन निकलेंगे, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन है। सोल्वोलिटिक रिएक्शन क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सॉल्वेंट रहा, ये हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया अमोनियम एसीटेट के साथ, ठीक है, तो अमोनियम सल्फाइड बन जाएगा और CH3CO ट्वाइस SO बन जाएगा, इसी तरह से CH3CO, ये O है, ये O है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये O है, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये O है, ठीक है, यहाँ पर O है, तो इससे बनेगा SO2 CH3CO ट्वाइस एनहाइड्राइड बन रहा है, PCl3 का लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ POCl3 और SOCl2 बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, POCl3 बन रहा है, SOCl2 बन रहा है। चलिए रिएक्शन बेसिकली कुछ तो हो जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे, आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज़ बेहतर है कि आप इस यूनिट के साथ साथ
मतलब इस पर थोड़ा कम ध्यान दे, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दिखाई देगा। देखिए बेंजीन है SO3 के साथ, लिक्विड SO2 में सल्फोनिक एसिड बना दिया इसने, SO3H लग गया, ठीक है। और फिनोल है ब्रोमीन के साथ, पैरा पोजीशन पे लगा दीजिएगा, लिक्विड SO2 में ये बनेगा। उसके अलावा देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखे थे ना आपने, ऐसे लग जाते हैं 6 पानी, आपने देखे होंगे ना, कॉपर सल्फेट, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे आपने देख रखे हैं कि इस तरह से कंपाउंड्स होते हैं, उनमें वाटर लगा होता है डॉट लगा के, तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं ना हम। तो उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे। Na में SO2 डाल दो, .4SO2, Ki में .4SO2, लिथियम में याद रखिएगा आधा 2SO2 जोड़ने हैं, ठीक है। यहाँ 4 जोड़ रहे थे, उसका आधा 2SO2 जोड़ना है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे। स्पेशल फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड SO2 एज सोलवेंट, ये क्वेश्चन आता है सीधा। जैसे मैंने बताया था आपको, अमोनिया सोलवेंट अच्छा क्यों है, पूछ लेंगे। लिक्विड SO2 अच्छा सोलवेंट क्यों है, ठीक है। तो देखिए, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, हैंस इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर इजीली बाय इवेपोरेशन। ये सेम केस आप लिख सकते हैं ना लिक्विड अमोनिया में भी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम है, माइनस में ही है, तो इसको इजीली इवेपोरेट करके अलग किया जा सकता है, ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, हैंस रिएक्शन कैन बी डन एट लो टेम्परेचर्स। अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करना चाहते हैं तो इसका विकल्प हमारे पास ऑप्शन है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, और लिक्विड अमोनिया भी है, ठीक है। लिक्विड SO2 इज एन इनर्ट सोलवेंट है, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, तो जो भी आपने डाला है 2 स्पीसीज इसके अंदर, वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, जो आप चाहते थे वैसा ही रिएक्शन होगा। बेटर सोलवेंट है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, एंड इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए अच्छा है। और अमोनिया में भी हमने थोड़ा ऐसा ही देखा था, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा ठीक था, और आयनिक सब्सटेंसेस को इतना ज़्यादा वो डिजोल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों में ही कम है, आपने देख लिया है, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स को, देखिएगा। अनयूजुअल सोलवेटिंग पावर्स फॉर बोथ कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए ऊपर मैंने बताया कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये साथ ही साथ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी ठीक ठाक है। तो यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर सुपर एसिड मीडियम, ये सुपर एसिड दिखा रखा है, जैसे CH4 में आप एक H+ जोड़ दें, ठीक है, तो ऐसे बनता है CH5+, इस तरह से सुपर एसिड बनता है। ये भी एक सुपर एसिड है, HSO3F SbF5, ये भी एक सुपर एसिड है, ठीक है, सुपर एसिड मीडियम है। तो डाइल्यूएंट का काम करता है, डेट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इट्स विस्कोसिटी। डाइल्यूएंट मतलब जो उसकी जो कंसंट्रेशन है इस चीज़ की, इसको थोड़ा कम कर देगा, यानी कि इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये इसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा कम कर देगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और विदाउट अफेक्टिंग एसिडिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा विस्कोसिटी इसकी कम कर देगा। कौन? SO2, लिक्विड SO2। तो इसलिए ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं मैंने। इसी तरह से अमोनिया के भी थे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये यूनिट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स, एंड जय हिंद।